Good morning students, welcome to Mega D classes. Today we are going to start lesson number 21 of class 11 and that is neural control and coordination. तो ऑल्दो ये लेसन आपका 22 लेसन से पहले है बट मैंने अपनी वीडियोस में 22 लेसन को पहले डिस्कस किया था। 22 लेसन में हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है जिसको आप नर्वस सिस्टम भी बोलते हो वो भी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हो दो सिस्टम्स हैं जो इन्वॉल्व होती है। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें कि हॉर्मोन्स आते हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन क्या है और कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ अनदर और एक दूसरे के फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमें अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ जाती है, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि जो मसल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सकें और इसलिए हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है क्योंकि जब भी हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हांफते हैं। इसका मतलब हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम है तो हम और ज़्यादा ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो हमारा हार्ट रेट और रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हो तो जो हमारे नर्व्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, इन सब की एक्टिविटीज वापस नॉर्मल होने लग जाती हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी ये सारे ऑर्गन्स आपस में एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। लेकिन जो पर्पस है, जो फंक्शन है वो सबका सेम है कि हमारी जो बॉडी है उसकी जितनी भी डिमांड्स हैं उन्हें पूरा किया जा सके। तो हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं ये उन सब की एक्टिविटीज को इकट्ठा करके इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि एक अच्छे से और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में सारा काम हो सके। अब न्यूरल सिस्टम की क्या एडवांटेज है कि न्यूरल सिस्टम जो है उसमें एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है जिसके द्वारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो पाता है। मतलब हर जगह पर जो है नर्व्स पहुंच सकती हैं तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जाएगा और साथ ही साथ इसमें टाइम कम लगता है तो एक क्विक रिस्पॉन्स है। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ये बेनिफिट होता है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां नर्व्स नहीं पहुंच पाती, जैसे कि इंटरसेल्युलर स्पेस है या सेल्स है, तो वहां पर ये एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स प्रोड्यूस कर देता है तो वो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू होकर चली जाती हैं। तो इस लेसन में हमने बेसिकली न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ज्यादा डेप्थ में जाने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि न्यूरल सिस्टम क्या है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम है उसमें भी बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल। और ये इतने ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि ये अलग अलग तरह के स्टिमुलस यानी कि अलग अलग तरह के उद्दीपन को डिटेक्ट पता भी लगा सकते हैं, उनको ग्रहण भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं और उनको अगले पार्ट्स तक ट्रांसमिट यानी कि भेज भी सकते हैं। तो ये जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल होती है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, बस न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ आते हैं तो जो ये न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अगर इंसेक्ट्स में देखें तो न्यूरल सिस्टम जो है और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पे ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ बहुत सारे गैंग्लिया यानी कि गुच्छा होता है नर्व्स का और टिश्यूज का। और फिर जब हम वर्टिब्रेट्स तक आते हैं जिसमें हम लोग हैं तो हमारे अंदर जो न्यूरल सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है।
अब अगर हमें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखनी है तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज CNS एंड वन इज PNS। मीन्स अगर आप इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखे तो आप ऐसे बता सकते हो कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जिसको आप HNS बोल रहे हो उसके 2 पार्ट्स है, एक होता है CNS और एक होता है PNS। C का मतलब यहाँ पे है सेंट्रल और P का मतलब है पेरिफेरल। सेंट्रल का मतलब होता है मध्य वाला हिस्सा यानी कि बीच वाला हिस्सा। तो इसमें बेसिकली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं और क्योंकि वो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होते हैं, हेड में बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होते हैं, इसलिए हम उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एंड पेरिफेरल का मतलब होता है किसी भी चीज की बाउंड्री यानी कि उसका किनारा। तो इसके आसपास जितनी भी नर्व्स हैं जो हमारी बॉडी में पूरी तरह से फैली हुई हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, ये वो जगह होती है जहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब जो भी कमांड हमारी बॉडी को रिसीव हो रहा है वो कमांड किस तरह का है, हमें उसके हिसाब से क्या रिस्पॉन्स देना है, कितनी देर रिस्पॉन्स देना है, कब देना है, ये सब चीजें जो है ब्रेन और स्पाइनल कोड कंट्रोल करते हैं और कितना देना है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। और PNS के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी आ जाती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो अपनी जगह पे लोकेटेड है, वो अपनी जगह से हट नहीं सकते। लेकिन अगर उनको आगे कोई मैसेज कन्वे करना है तो उस मैसेज को कन्वे करने के लिए वो नर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नर्व्स हैं जिसको आप नर्व फाइबर्स भी बोल सकते हो, ये 2 तरह की होती है, एक होती है एफरेंट और एक होती है इफरेंट। तो ये जो हमने इनको 2 नाम दिए हैं ये सिर्फ इनके डायरेक्शन की वजह से हैं। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो इम्पल्सिस या मैसेजेस को ऑर्गन से CNS तक लेके जाते हैं। मतलब जो भी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं अगर उनमें कोई भी हरकत होती है या कुछ भी वो रिसीव करेंगे तो वो मैसेज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करेंगे एफरेंट फाइबर्स। और इफरेंट फाइबर्स में उल्टा हो जाएगा कि अगर कोई मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स के पास भेजना है तो उसके लिए वो इफरेंट फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है इनकी क्लासिफिकेशन की। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। इसमें जो पहला भाग है वो यहाँ पे सोमैटिक है और जो दूसरा भाग है दैट इज ऑटोनोमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सिस यानी कि मैसेजेस को रिसीव करता है और उन मैसेजेस को स्केलेटल मसल्स को देता है। मतलब वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में विच आर वॉलंटरी, या आप ये कह सकते हो वो मसल्स जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं जिनकी मूवमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे हमारे हाथ है, पैर है, गर्दन है। तो यहाँ तक जो मैसेज भेजने का काम करता है वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करता है। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स या जो हमारी बॉडी की स्मूथ मसल्स हैं जो हमारे हिसाब से काम नहीं करती हैं उन तक पहुंचाना। जैसे कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी स्टमक है, किडनी है, लंग्स है, ट्रैकिया है, इन सब की मूवमेंट्स जो है वो उसको ये कंट्रोल करेगा। अगेन ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब इनको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपने इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या किसी को सहानुभूति देना। तो जनरली हम किसी को सांत्वना या सहानुभूति तब देते हैं जब उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ होता है या वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। तो आप वहीं से आइडिया लगा लो कि अगर हमारी बॉडी जो है वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है जहां पर उसको हर चीज ज्यादा चाहिए तो वहां पे हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा हम दौड़ लगा के आते हैं तो हमारी बॉडी को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, ब्लड फ्लो भी तेज चाहिए और रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। तो उस टाइम हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है ताकि उस इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी हमारी बॉडी की नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। लेकिन जैसे ही वो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाती है उस सिचुएशन के बाद हमारी बॉडी को वापस से नॉर्मल करने का काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम करता है।
इसके बाद एक और पार्टीशन आता है यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। आप इसको ऑटोनोमिक के साथ कनेक्टेड भी मान सकते हो, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ये ऑटोनोमिक का पार्ट है, या आप इसको अलग भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है, इसमें जितनी भी नर्व्स है, फाइबर्स है, गैंग्लिया यानी कि नर्व्स का गुच्छा है, या प्लेक्सिस, या जहाँ जहाँ पे वो ज्वाइन होती हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, जिसके द्वारा कोई भी मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक जाता है, या विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वापस आता है। अब यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ोगे विसरा। विसरा का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, उन सबको हम विसरा बोलते हैं। तो उनके अंदर से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किसी मैसेज को इन ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ये काम विसरल नर्वस सिस्टम का होता है। तो यहाँ पे आज हमने ये पढ़ा कि नर्वस सिस्टम के क्या इंट्रोडक्शन है और उसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं।